नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 19 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से आपके पीटी और मेंस में सवाल बनते हैं, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2024 का ब्रिक्स समिट होने वाला है रूस में, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग और उसके साथ में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे। हेडलाइन देखिए क्या है कि भारत के एक्स रॉ ऑफिसर हैं विकास यादव, उनको लेकर एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की सूची में उनका नाम डाल दिया है और अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। जब भारत का एक आधिकारिक दल, जांच दल यूएस में मौजूद है, तब वहां की सरकार ने इस तरह की चीज़ की है कि भारत के एक एक्स रॉ ऑफिसर जिनका नाम विकास यादव है, वो हरियाणा के निवासी बताए जाते हैं, पहले सीआरपीएफ में थे, वहाँ से वो इंटेलिजेंस में आए थे, ऐसा सरकार का और न्यूज़पेपर में जगह जगह पर लिखने को मिल रहा है। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अप्रैल माह में यादव को गिरफ्तार किया था और मई में उनको बेल पर छोड़ा गया था, जैसा रिकॉर्ड में बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिखा है, इसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बोला है कि हम जो भी लोग शामिल हैं इसमें, उन पर कार्रवाई अवश्य ही करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसका भी नाम जुड़कर आ रहा है इस चीज़ से सामने। ये आपका हेडलाइन है। यहाँ से आपके पीटी में से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसमें एक संगठन है RNAW, ये चर्चा में रहता है हमेशा। ये एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत सरकार की, जो बाहरी देश के बाहर जो खुफिया जानकारी होती है वो इकट्ठा करता है और भारत सरकार के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1969 के आसपास में हुई है, 1969 ही है, देखिएगा एक बार। और RN काउ इसके पहले संस्थापक में से एक माने जाते हैं। RN काउ नाम है, जो सबसे फाइनेस्ट स्पाई माना जाता है उनको, वो इसके संस्थापक सदस्य थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको स्थापित किया था, बनाया था, क्योंकि 1965 वॉर के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमारे पास एक्सटर्नल सूचना इकट्ठा करने का कोई तंत्र मौजूद नहीं है। उससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ही काम करता था, जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा करता था। लेकिन एक्सटर्नल को अलग किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा और RNAW, जिसका नाम है रिसर्च एनालिसिस विंग, इसको बनाया गया था। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटा सा पीटी फैक्ट था ये, और ये किस मंत्रालय के तहत में आता है? तो ये किसी मंत्रालय के तहत में काम नहीं करता, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता है। इसका जो वित्तीय एलोकेशन होता है, इसको जो फंड मिलता है, उस फंड की जानकारी संसद में नहीं दी जा सकती। संसद में इसके फंड से जुड़े हुए चीज़ों पर सवाल भी नहीं पूछा जा सकता है। संसद की कार्रवाई में इसकी फंडिंग वगैरह शामिल नहीं होती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आज का मुख्य टॉपिक में से पहला टॉपिक होगा हमारा कौन सा? तो एक ब्रिक्स टॉपिक होगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये मुद्दा, और उसके पश्चात और भी टॉपिक होंगे, एक एक करके देखते जाएंगे। जिसके अलावा एक और छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है कि उत्तराखंड सरकार ने बोला है कि हम UCC को नवंबर 9 इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार वो देश की पहली सरकार है हाल फिलहाल में जो UCC को अपना रही है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। गोवा एक राज्य है भारत में जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पुर्तगाली शासन तंत्र के द्वारा लाया गया था और तब से वहाँ पर वो विद्यमान ही है। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में UCC की चर्चा की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है, जिसके तहत भारत में नागरिक कानून में समरूपता हासिल करने की बात की जाती है। यानी कि जो सिविल कानून है, अपने यहाँ पर फौजदारी में अभी भी समानता है, यानी कि मर्डर करने पर आपको समान रूप से सज़ा मिलेगा, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन सिविल कानून जो है, विवाह विच्छेद से जुड़े हुए कानून, संपत्ति से जुड़े हुए कानून, इन सब कानून में धर्म के आधार पर विभाजन है अभी भी भारत में। इसी को कहा जाता है सिविल न्यायिक संहिता। सिविल संहिता जो है उसमें समरूपता लाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर जो थे संविधान निर्माताओं शामिल, उनका भी यही सपना था कि भारत में UCC लागू होना चाहिए। BPSC ने 67th BPSC मेंस में पूछा था, 68 में पूछा था, 68 में शॉर्ट आंसर में पूछा है। उससे पहले भी इसके बारे में सवाल BPSC मेंस में लॉन्ग फॉरवर्ड पूछा जा चुका है। मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है, इसलिए आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। ये स्टेट का मुद्दा हो सकता है। हरियाणा राज्य ने SC कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन को ऐड किया है, यानी कि SC कैटेगरी को सब कैटेगराइज किया गया है। SC में DSC एक कला कैटेगरी बनाया गया है। जैसे अगर बिहार के आप होंगे तो बिहार में OBC जो होता है, ये दो होते हैं, एक होता है EBC
एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास होता है। बिहार में ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन किया गया है और बांटा गया है उसको दो भाग में। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया था कि एससी क्लास में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा। तो पहला राज्य जो बना है वो हरियाणा राज्य बना है, जिसने एससी को दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो होंगे शेड्यूल कास्ट और एक होगा डिप्रेस्ड शेड्यूल कास्ट, जिसको डीएससी नाम दिया गया है। इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग, देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इसका निकल सकता है महत्व। चलिए देखते हैं, एक एक करके टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, 71 बीपीएससी को लेकर अगर आपको आंसर राइटिंग में ऐड होना हो या 70 को लेकर भी, तो आप ऐड हो सकते हैं। GS 1 चल रहा है 70 में और 71 ओल्ड में। उसके साथ साथ 71 का जो न्यू ग्रुप है, जो 20 सितंबर को पिछले महीने शुरू किया था, उसमें 9th का ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो जिनका उत्तर लिखना हो वो जुड़ सकते हैं आप। 9th की ज्योग्राफी करें, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले का आपका सारा छूट जाएगा। जब GS 2 कराऊंगा तब तो सारा आपको लिखवाता ही हूँ मैं। एक एक टॉपिक वाइज चलते हैं। सोचिए एक महीना में 6 से 9 तक के NCERT तक मात्र पहुँचे हम लोग। एक एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक का भी उत्तर लेखन होता है, जो जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है आज का पहला टॉपिक, ब्रिक्स समिट 2024 रसिया में होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जा सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो किस चीज़ की, ब्रिक्स समिट से भी ज़्यादा तो शी जिनपिंग जो हैं चीन के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात को लेकर आशंकाएं बढ़ रही है कि भारत और चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मुलाकात हो सकती है वहाँ पर। ये रूस में आयोजित होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा भी होने वाली है। और इसमें लिखा है कि नो क्लियरिटी, लेकिन आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें लिखा है कि संभावना है कि भारत के प्रधानमंत्री और रूस जो चीन के राष्ट्रपति हैं उन दोनों की मुलाकात हो। और इसके पश्चात से भारत का जो सीमा विवाद चल रहा है, आपको पता ही होगा कि 2020 कोरोना के समय से ही चल रहा है, जहां पर भारत के कई सारे इलाकों पर चीन ने कब्जा करके अपना बंकर वगैरह भी बना लिया है। वहां पर छोटे मोटे उन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिए हैं। इस चीज़ को लेकर वार्तालाप हो सकती है। जो हमारे चीन के साथ रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने पर बातचीत हो सकती है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट देखेंगे, क्योंकि पिछली बार G20 साहब से पूछा गया था, बहुत ही नॉर्मल फैक्ट पूछे गए थे स्टेटमेंट बनाकर पीटी एग्जामिनेशन में। तो ब्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से फैक्ट्स को पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए रिवीजन भी हो जाएगा। कब स्थापित किया गया था, तो सितंबर 2006 में। सबसे पहला पीटी फैक्ट क्या हो गया, सितंबर 2006 में जब स्थापना किया गया तब कौन कौन शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। और 2023 ईस्वी में इसमें 5 और सदस्य ऐड हो गए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि वर्तमान में 10 सदस्य हैं इसके। वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 10 सदस्य हैं ब्रिक्स के, जिसमें से 5 पहले थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक था पहले, ब्रिक्स हो गया था साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद से। और 5 पिछले वर्ष इसमें जुड़े हैं, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका से एक देश हो गया। ब्राज़ील कहाँ से हो गया, दक्षिण अमेरिका से हो गया। साउथ अमेरिका से एक देश हो गया, कौन सा, तो ब्राज़ील हो गया। अफ्रीका से कितने देश हो गए, तो साउथ अफ्रीका और एक कौन सा हो गया, इथियोपिया और मिस्र। ये 3 देश कहाँ से हो गए, तो अफ्रीका से हो गए। बाकी एशिया से कौन कौन से देश हो गया, तो रूस को आप मान सकते हैं, चीन को मान सकते हैं, भारत को मान सकते हैं, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। ये कहाँ से हो गए, तो एशिया से हो गए। तो कॉन्टिनेंट वाइज भी आपसे पूछ सकता है, क्या यूरोप का भी कोई देश शामिल है। देखिए रूस का विस्तार तो दोनों में माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से रूस जो है वो एशिया का ही भाग है, उसका कुछ ही भाग जो है वो यूरोप में आता है। इसे मूल रूप से ब्रिक नाम दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका सितंबर 2010 में शामिल हुआ था, इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया था और फिलहाल में इसका ब्रिक्स ही नाम है, लेकिन 5 और सदस्य इसमें ऐड हो गए हैं। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। इस संगठन की अध्यक्षता ब्रिक्स के अल्फ़ाबेट के क्रमानुसार सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष बदलती रहती है, जैसे BRICS है। तो पहले ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से होता है इसका, लेकिन कभी कभी उलटफेर भी हो जाता है। जैसे अब 10 सदस्य हो गए तो हो सकता है अगली बार कोई और आयोजित कर ले। ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व, पिछली बार G20 का प्रतिनिधित्व से इसी प्रकार से सवाल पूछा गया था स्टेटमेंट बनाकर कि G20 दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 30% कैरी करता है, इस प्रकार का सवाल दिया गया था। तो वैश्विक आबादी का 41%
दुनिया की आबादी का 41% इसमें निवास करता है। क्यों? क्योंकि भारत, इंडिया और चाइना, ये दोनों जो हैं ये दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को रखते हैं अपने पास में। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24%, दुनिया के जीडीपी का 24% है इसमें, और वैश्विक व्यापार का 16% शामिल है इसमें। ये ब्रिक्स का क्या है? तो ये ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व है। भाई ब्रिक्स कितना बड़ा संगठन है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो 3 मुख्य उद्देश्य हैं इसके: राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, सांस्कृतिक और लोगों का आदान प्रदान। ये डी डॉलराइजेशन, अब ये क्या बोला मैंने, डॉलर को कम करके बाकी जो दुनिया की बड़ी करेंसी हैं या अपनी करेंसी में व्यापार करने को लेकर भी आजकल काम कर रहा है, जिससे अमेरिका का प्रभुत्व जो है दुनिया भर में, उसको कमज़ोर किया जा सके। डी डॉलराइजेशन का तात्पर्य है कि डॉलर के उतार चढ़ाव से अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित रखना, अमेरिकी प्रभुत्व से अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित रखना, ये इसका मुख्य मोटिव में से एक हो गया। इसके सदस्य देशों को आप देखेंगे, इसमें ईरान शामिल है, इसमें रूस शामिल है, इसमें चीन शामिल है, जिसके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। राजनीति और सुरक्षा, वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक राजनीतिक क्षेत्र विकास, बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग और संवाद, आर्थिक और वित्तीय, आर्थिक वृद्धि विकास के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में सहयोग करना, संस्कृति और लोगों से लोगों का आदान प्रदान, इसमें कल्चरल दृष्टिकोण को, खेल, व्यवसाय, इन सभी चीज़ों को भी शामिल किया गया है। ब्रिक्स की उपलब्धि क्या क्या रही है? यह समूह दुनिया के प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिनको क्या कहा जाता है, तो आने वाले दौर की यही अर्थव्यवस्थाएं जो होंगी वो लीड करेंगी, जिसमें ब्राज़ील का नाम आता है, जिसमें रूस का नाम आता है, जिसमें भारत का नाम आता है और चाइना का नाम आता है। अब इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। साउथ अफ्रीका को भी माना जाता है उभरती हुई इकॉनमी के रूप में। हालांकि इंडिया को छोड़कर बाकी जो देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र की हालत कुछ अच्छी नहीं मानी जाती है। ब्राज़ील में लोकतंत्र है, साउथ अफ्रीका में भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत लोकतंत्र है वहाँ पर। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बड़ा उठल वहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम सही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी जो देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र की हालत अच्छी नहीं मानी जाती है। ब्रिक्स की उपलब्धि आपको बता दिया मैंने। इस विषय 21वीं सदी के वैश्वीकरण का वास्तुकार कहा है कि 21वीं सदी जो होगा ना वो इन्हीं देशों का होगा। इसके माध्यम से एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था भी स्थापित की गई है और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया है, जो ब्रिक्स का अपना बैंक है। अमेरिकी प्रभुत्व से बाहर आना सबसे मुख्य इसका मोटिव है, जो इसके छुपे हुए मोटिव में से एक है, जो कहीं पर लिखा नहीं जाता है, लेकिन दरअसल वही है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और वैश्विक जो व्यवस्था है ना, राजनीतिक व्यवस्था, उसको अमेरिका का प्रभुत्व से बाहर लाना, ये इसका सबसे मुख्य मोटिव है। जिसमें न्यू डेवलपमेंट जो है, न्यू डेवलप बैंक क्या कहा जाता है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और ये जो वित्तीय व्यवस्था है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, उसमें कहीं न कहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व है। इसलिए ब्रिक्स धीरे धीरे करके अपने स्तर से बहुत सारे इस प्रकार के तंत्र का निर्माण कर रहा है जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व ना हो। आप उसका उदाहरण मान सकते हैं किसको, तो एक मान सकते हैं NDB को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, और दूसरा मान सकते हैं डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस शुरू किया गया है उसको आप मान सकते हैं इसके उदाहरण के तौर पर। ओके, ब्रिक्स के महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन, इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है। ब्रिक्स देशों की पहली आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को रूस में हुआ था। कहाँ पर? तो रूस में। भारत ने 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। कोविड काल में 20, 21 और 22 में यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हुआ था। 2023 में ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 22 और 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तो 2023 में जोहान्सबर्ग में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में इस बार रूस में आयोजित हो रहा है, तो उसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका SC कोटा का सब कैटेगराइजेशन, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। पहला राज्य बना है जिसने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है, हरियाणा राज्य है, जहां पर SC क्लास में अब क्या होगा, SC कोटा में एक होगा DSC और एक होगा SC। जो 20% रिजर्वेशन मिला हुआ है SC को हरियाणा में, उसमें से 10% DSC के लिए होंगे जिसमें कुछ विशिष्ट जातियां होंगी, और SC के लिए बाकी 10% होगा जिसमें कुछ विशिष्ट जातियां होंगी। ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी समृद्ध हुई हैं उनको SC में रखा जाएगा, और SC SC जातियां
जो आज भी जिन तक आरक्षण की पहुंच नहीं है और आज भी समाज में सबसे पिछड़े हुए वर्ग में हैं, आज भी उनको नहीं पता कि एजुकेशन क्या होता है, वो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनका जो आर्थिक ढांचा है और वित्तीय ढांचा है या सरकारी ढांचा है, वहाँ तक उनका पहुँच नहीं है, शैक्षणिक तक उनका पहुँच नहीं है, इसीलिए उनको DSC में रखा गया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अगर बिना राजनीति और बिना किसी आरक्षण के चश्मे के देखेंगे आप, तो आपको ये सही फैसला लगेगा। ये जो सबसे ज़्यादा समाज में हाशिए पर लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम है ये। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य के CM ने कहा कि इस फैसले के जरिए राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में ये फैसला दिया था कि SC क्लास में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आज तक उन आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाए हैं, जिन तक आज तक शैक्षणिक चीज़ें नहीं पहुंची हैं। उन्हें हमें अगर शामिल करना है तो हमें SC कैटेगरी में भी उसको डी कैटेगराइज करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा, जिससे सभी तक आरक्षण की समान पहुँच हो सके। इस चीज़ का विरोध किसने किया? तो SC जातियों ने ही किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक फैसला सुनाया कि राज्य को पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर SC और ST को उपवर्गीकृत करने की संवैधानिक अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्यों को SC और ST को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दी जाती है, और दरअसल वो केस जो था वो हरियाणा और पंजाब राज्य वर्सेज ही था, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के बीच एक नई श्रेणी बनाई है, जिसे वंचित अनुसूचित जाति डिप्रेस्ड SC कहा जाता है, DSC कहा जाता है, DSC कहा जाता है, जिसमें 36 SC जातियां शामिल हैं। राज्य SCO को 20% आरक्षण प्रदान करता है। अब से इस 20% में से 10% जो है वो DSC को जाएगा, 10% किसको जाएगा? तो DSC को जाएगा, और 10% जो जाएगा ये पहले जो SC थे उन्हीं को जाएगा। DSC में पहले जो SC की जातियां थी उनमें से कुछ विशिष्ट जातियों को DSC में रखा जाएगा, जैसे EBC एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में बिहार में कुछ विशिष्ट जातियों को रखा जाता है और OBC में कुछ विशिष्ट को रखा जाता है। पहले दोनों को एक में ही रखा जाता था, EBC OBC का कोई फर्क नहीं था, लेकिन उसको बिहार सरकार ने सोचा कि इसको चेंज किया जाए। ये नितांत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में भी कोई एक्सट्रीम बैकवर्ड हो सकता है। आप पूरे के पूरे जाति समूह को एक ही जैसा नहीं मान सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने SC और ST उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने SC ST उपवर्गीकरण की अनुमति जब दी थी तो उस फैसले में क्या कहा था उसको भी जरा हम लोग देखेंगे। कौन सा फैसला था? तो 6-1 के बहुमत से 7 सदस्यों की संवैधानिक बेंच थी। जब 5 से ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं तो उसको संवैधानिक बेंच कहा जाता है। संवैधानिक बेंच थी जिसने फैसला सुनाया था EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के निर्णय को बदल दिया, जिसमें भारत में आरक्षण नीतियों पर परिदृश्य मौलिक रूप से बदला गया। SC ST को वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था? तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य को संवैधानिक रूप से पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर SC और ST के उपवर्गीकरण की अनुमति दी जाती है, जिसके तहत राज्यों को ये अधिकार मिल गया। राज्य को यानी कि स्टेट को, आर्टिकल 12 की बात हो रही है, इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। राज्य का मतलब हरियाणा राज्य नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट है। स्टेट में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण और उपश्रेणीकरण के बीच अंतर पर जोर दिया और इन उपवर्गीकरण का वास्तविक उत्थान के बजाय राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए प्रयोग करने के प्रति आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, जो अति पिछड़े वर्ग हैं और जो शेड्यूल कास्ट में भी अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट है, हमें उसको उपवर्गीकृत कर देखना चाहिए। हमें उनको अलग अलग करके देखना चाहिए, हमें उनके समूह के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हरियाणा में 20% आरक्षण है गुरु, SC को हरियाणा में 20% है। ओके, न्यायालय ने कहा कि उपवर्गीकरण मनमाने राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य आंकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा था कि आप अगर बांट रहे हैं SC क्लास को 2 SC में बांट रहे हैं, DSC और SC, तो मनमाना नहीं होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका वोट बैंक है उसको DSC में डाल दिया जबकि वो मजबूत क्लास है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुभवजन्य आंकड़े, ध्यान से सुनिएगा, और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए कि जो कोई क्लास है, कोई कास्ट है, उस कास्ट को आज तक वाकई नहीं मिला है सुख सुविधाएं, वाकई उनकी पहुंच नहीं है शिक्षा तक, अर्थतंत्र तक,
तो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। इसके लिए आपके पास में साक्ष्य होना चाहिए, और साक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि बिल्कुल अनबाइज्ड होना चाहिए, डेटा होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अपने उपवर्गीकरण को अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित करना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण स्वीकार नहीं है। उपवर्गीकरण राज्य के निर्णय राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा का अधीन है। अगर मान ली जैसे अभी हरियाणा राज्य ने क्या किया है, 20% में से 10% कर दिया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे इसको तो क्या कर सकती है, या कोई भी कोर्ट क्या चाहे तो क्या कर सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अगर कुछ इस प्रकार का करेंगे तो हम उसका न्यायिक समीक्षा भी कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करेंगे हम। जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है ये, और अगर जुडिशियल रिव्यू में ये पाया गया कि राजनीति के कारण किया गया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर सिद्धांत जो पहले से केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर लागू होता है, जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में उजागर किया गया था, अब एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिए। आरक्षण का मतलब ही यही था, जब कोई समाज का वर्ग अगर शैक्षणिक और वित्तीय रूप से थोड़ा सा भी समृद्ध हो जाए तो उसको हटाकर जो वर्ग जो आज तक नहीं पहुंच पाया इस तक, वहां तक आरक्षण का विस्तार किया जाए। आरक्षण का मुख्य मोटिव यही था। लेकिन समय के साथ क्या हो गया कि जो जातियों को एक बार आरक्षण मिला, अगर किसी का एक बार आरक्षण से जॉब लग जाता है तो उसके बाल बच्चों के लिए एजुकेशन हासिल करना आसान हो जाता है। एजुकेशन हासिल करना आसान हो गया तो फिर क्या होगा, वो आरक्षण का लाभ ज़्यादा उठा पाते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। मैंने आपको पहले ही दिया था भाई कि बिना चश्मे के देखेंगे, बिना किसी अपने लाभ और नुकसान के चश्मे से, बिना जाति के चश्मे से देखेंगे, सोशल जस्टिस के चश्मे से देखिए केवल, तो आपको ये जायज़ लगेगा। बाकी तो फिर देश में राजनीति होती ही है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक पहले देखिए क्या। अगला टॉपिक है कि एक हाउस पैनल होता है। किस चीज़ को लेकर ही हाउस पैनल है भाई, तो ये है आपका अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी, और उन्होंने जो डिफेंस कमेटी होती है, अलग अलग नहीं होती है, लोकसभा के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, विभिन्न समितियों का निर्माण किया जाता है। उसी में लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं अभी भारत के, कौन है, तो राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या भारत की सरकार या भारत की जो फोर्सेज हैं वो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के लिए तैयार है। अब ये क्या भला है नॉन काइनेटिक, इसको क्या कहा जाता है, मैं हिंदी में खुद भूल गया, देखेंगे अभी हिंदी क्या है इसका। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर होता है। वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, युद्ध का तरीका होता है कि भाई युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाए। तो युद्ध जो है उस समय के साथ बदला है। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इजराइल और हमास के वॉर में, या इजराइल और हिजबुल्लाह के वॉर में आपने देखा होगा जो पारंपरिक युद्ध के तकनीक होते हैं उससे बिल्कुल ही अलग तकनीक वगैरह का उपयोग किया गया है। जैसे जिसका उदाहरण क्या हो सकता है, साइबर वॉरफेयर हो सकता है। जिसका दूसरा उदाहरण हो सकता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि गलत सूचनाएं फैला देना। जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग करना हथियार के तौर पर। जिसका उदाहरण क्या हो गया, जिसका उदाहरण हो गया आपका वॉकी टॉकी, और कौन सा हो गया, तो पेजर हो गया, पेजर ब्लास्ट हो गया। ये सब क्या है, तो ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है। युद्ध के लिए हथियार कौन से होते हैं, तो गोली, बम, बारूद, तोप, टैंक, हवाई जहाज़ वगैरह सब यूज कर लो, उड़ा दो एक दूसरे को। ये पुराने हथियार हो गए हैं। अब आज भी इनका उपयोग होता ही है। लेकिन नया जो वॉरफेयर है इसमें आपको दिखेगा कि नुकसान जो सिविलियन होते हैं, आम निर्दोष जनता होती है, उनका ज़्यादा होता है, सैनिकों का तुलनात्मक रूप से कम होता है। पहले के वॉर जो होते थे वो फ्रंट पर लड़े जाते थे, किसी देश की सीमा पर लड़े जाते थे। अब क्या हो गया है कि सीमा पर युद्ध कम होता है, सीमा के अंदर युद्ध होता है, जिसमें मिसाइल से सीमा के अंदर टारगेट बनाना और लोगों को नुकसान पहुंचाना। देश का जो मूल ढांचा है, जैसे मान लीजिए भारत का सबसे मूल ढांचा में से एक हो गया कौन सा, तो बिजली का ढांचा हो गया। जो आपके घर तक बिजली पहुंच रही है, अगर इसको बंद कर दिया जाए युद्ध के द्वारा तो क्या होगा, किसको नुकसान होगा सबसे ज़्यादा, तो सिविल जो सामान्य लोग हैं, आप और हम हैं, हमारा नुकसान ज़्यादा होगा। इसी को क्या कहा है, तो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर कहा जाता है। ये आजकल चर्चा में है। तो इसी को लेकर हाउस पैनल जो है उसने भारत सरकार से पूछा है कि क्या हम इस चीज़ को लेकर तैयार हैं। क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब क्या होता है? मानसिक दबाव का उपयोग करना सरकारों के ऊपर, या इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन फैलाना जिससे दुनिया देश भर के जो लोग हैं उनमें क्या हो, तो मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न हो, वो एक दूसरे से भ्रमित हो जाएं, उनको पता ही ना चले कि क्या सही है क्या गलत है। इतनी सारी फेक न्यूज़ फैला देना कि सही गलत का अंतर आप भूल जाएं। बहुत ही खतरनाक वॉरफेयर होता है ये। कभी फुर्सत मिले तो हॉलीवुड की कुछ मूवियाँ हैं, अपने देश में तो नहीं बनती हैं इस तरह की, हॉलीवुड की कुछ मूवियाँ हैं, उसको ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं ज़रा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है, इस शब्दावली को समझेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। शब्दावली को समझने से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या पूछेगा इससे, आपसे क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, पीटी एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में। पीटी एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले तो ये शब्द ही पूछेगा, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा डेफिनेशन हो सकता है? सबसे अच्छा, तो वहाँ पर 4 आपको डेफिनेशन लगेंगे कि चारों के चारों आंसर हो जाएंगे, उसमें से सबसे बेस्ट चुनना होता है। बीपीएससी ने 69 में एक सवाल पूछा था, जिसे पूछा था सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। एक सवाल था भूगोल का था शायद, जिसे पूछा था स्किल डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य, इसी प्रकार का एक सवाल था, लेकिन उसमें आपको देखेंगे तो आपको चारों के चारों स्टेटमेंट सही लगेंगे, लेकिन पूछा है कि सबसे बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा हो सकता है। तो इसका पूछ सकता है पीटी में कि सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, या नॉन काइनेटिक वॉरफेयर जो होता है निम्न में से कौन कौन से चीज़ों का उसमें उपयोग किया जाता है। तो जो नॉर्मल युद्धक प्रणाली होती है उसके अलावा कुछ और गैर पारंपरिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे साइबर हो गया, सामान्य वस्तुओं विस्फोट करवाना हो गया, इन्फॉर्मेशन गलत सूचनाओं का उपयोग करना हो गया, ये सब। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसको कहा जाता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है। इस प्रकार के चीज़ों का उपयोग किया जाए। ये तो हो गया आपका पीटी का। मेंस में क्या पूछेगा, यूपीएससी में एक सवाल पूछा जाता है सिक्योरिटी से, और बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर से, GS1 GS2 कहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आज के समय के हिसाब से हमारे देश के सामने एक नया चैलेंज है और दुनिया के सामने नया चैलेंज है। देश नहीं तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा सकता है कि दुनिया के सामने एक नया चैलेंज है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, उससे निपटने के लिए भारत सरकार को किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए। इस प्रकार के सवाल आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कृपया इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, अगर थोड़ा सा होशियार होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको लिख लेंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी यानी कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नई नई उभर रही है, इसमें AI का भी आप शामिल कर सकते हैं। युद्ध में उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात युद्ध क्षेत्र और क्षितिज के पार। युद्ध क्षेत्र CET से तात्पर्य उन प्रौद्योगिकियों से है जिनका उपयोग युद्ध के लिए किया जा सकता है या युद्ध क्षेत्र में स्पष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे जो नॉर्मल चीज़ें हैं इनका उपयोग होता ही है, गोली बम बारूद वगैरह हो गया। OTH CET में ऐसी प्रौद्योगिकी शामिल है जिसका प्रयोग गैर गतिज डोमेन में किया जा सकता है। इसमें साइबर, भौतिक हमले, प्रभाव संचालन, बिग डेटा एनालिटिक्स इत्यादि शामिल हैं। मैंने आपको समझाया साइकोलॉजिकल हो गया, और उस प्रकार की वस्तुएं जिसका हम सोच नहीं सकते हैं कि बम हो सकता है। सोचिए पेजर आपने यूज कर रहे हैं, आपका फ़ोन अभी आप यूज कर रहे हैं, आप कभी सोच सकते हैं कि बम के जैसे उपयोग किया जा सकता है। हो सकता है कि भाई लेबनान में जो सैनिक थे, जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, उनको लगा हो ये नॉर्मल पेजर हो, तभी तो वो यूज़ कर रहे थे इतने महीनों से, एक दिन वो बम बन गया। कितना खतरनाक चीज़ है ये। गैर गतिज युद्ध आमतौर पर किसी प्रत्यक्ष पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के बिना किसी विरोधी के खिलाफ कार्रवाई को संदर्भित करती है। प्रत्यक्ष तौर पर सैन्य कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध का ही तरीका होता है, जैसे पेजर उसका एक उदाहरण हो सकता है। इसमें सूचना युद्ध, साइबर युद्ध, मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी शामिल होते हैं। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन, गलत सूचनाएं पूरे देश में फैलाकर देश के लोगों को मानसिक रूप से क्या करना, तो परेशान करना और इस प्रकार का माहौल बनाना जिससे देश में अराजक तंत्र जो है वो सक्रिय हो जाए। विद्युत चुंबकीय आक्रमण, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आक्रमण भी होता है। क्रिप्टोग्राफिक युद्ध जैसी संभावनाएं शामिल होती हैं। मनुष्य हैं, हमने मनुष्य को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके बनाए हैं, उसी का ये उदाहरण हो गया। इसको जरूर ही ध्यान रखिएगा। युद्ध की बदलती प्रकृति और चरित्र, रक्षा में उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। राष्ट्रों के बीच राजनीतिक आर्थिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में युद्ध की गतिशीलता और तरीकों में बदलाव आया है, जिसका आप उदाहरण इजराइल लेबनान युद्ध को दे सकते हैं, जहाँ पर क्या किया गया है, जहाँ पर पेजर का उपयोग किया गया ब्लास्ट करने के लिए और वॉकी टॉकी का,
उसके अलावा आप गजा का भी युद्ध का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं जैसे पानी और भोजन, उस तक पहुंच नहीं होने देने को भी वॉर के वेपन के तौर पर यूज किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएन का रिपोर्ट कह रहा था। यूनाइटेड नेशन और क्रिमिनल जस्टिस जो कोर्ट है उसने इस चीज़ का यूज किया कि गजा पट्टी में भूख को और प्यास को वॉर के वेपन के तौर पर उपयोग किया गया, लोगों को मारने के लिए उपयोग किया गया। युद्ध अपने चरित्र में गैर संपर्कात्मक और गैर गतिज हो गया है, यानी कि बिना संपर्क के दूर बैठे बैठे हर चीज़ किया जाता है। युद्ध की प्रकृति बिखर गई है, यानी हिंसा मंच नहीं रही जिस पर युद्ध की कल्पना की जाती है। सतह वायु क्षेत्र के अतिरिक्त अब साइबर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी खतरों का सामना कर रहे हैं। गैर गतिज या संपर्क रहित युद्ध की अवधारणा रक्षा क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता प्रकाश डाला है। हमारे विरोधियों के पास हमसे ज़्यादा उन्नत तकनीक होना चिंता का विषय हो सकता है। हमें बदलते परिप्रेक्ष्य के साथ में क्या करना पड़ेगा, अपने रक्षा तकनीकों को उन्नत करना पड़ेगा और सबसे पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर लेबनान के जो हिजबुल्लाह संगठन है उसने खुद से पेजर बनाया होता और वहाँ पर खुद ही अपने लेबनान के अंदर ही पेजर उत्पादन का कुछ चीज़ होता, इजरायली तंत्र पर या किसी बाहरी तंत्र पर वो निर्भर नहीं होता, तो हो सकता है उसके कुछ लड़ाके जिंदे होते अभी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अगला है प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं नेशनल लर्निंग वीक टुडे। एक तो ये लॉन्च हो रहा है, उसके साथ साथ आपके भी फ़ोन पर मैसेज आया होगा कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन करके एक संगठन है जो किसी चीज़ का आयोजन कर रही है दिल्ली में। इस बार आपके फ़ोन पर ही मैसेज आया होगा, तो उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था। इन दोनों न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। नेशनल लर्निंग वीक जो है उसका आयोजन आज किया जाएगा, आज 19 सितंबर है ना, आज ही किया जाएगा सैटरडे के दिन दिल्ली में। कहाँ पर, तो दिल्ली में किया जाएगा, मिशन कर्मयोगी के तहत में किया जाएगा। इसको देखेंगे, पीआईबी से छोटा सा पीटी फैक्ट ही है ये। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने उस संगठन में हिस्सा लिया और उसको संबोधन किया है, उसको भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दोनों सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है कि पीएम टू लॉन्च कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक ऑन 19 अक्टूबर, आज ही उन्होंने शुरू करना है। देखिए क्या है कि मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी, तब से इसने काफ़ी प्रगति की है। मिशन कर्मयोगी किन के लिए था भाई, तो ये था भारत में जो सिविल सर्वेंट काम करते हैं उनके कर्मशीलता को बढ़ाना, यानी कि उनकी आउटपुट में बढ़ाना, उनके काम करने के तरीकों में सुधार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने सिविल सर्वेंट के लिए इथिक्स का एक चार्टर जारी किया था कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। यूपीएससी पेपर 4 मेंस पेपर 4 इथिक्स जो है उसके लिए आपको वो पढ़ना पड़ता है। 2014 में भारत सरकार ने जारी किया कोरप्ट कंडक्ट सिविल सर्वेंट के लिए, वो आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। लेकिन आप मत पढ़िएगा, मिशन कर्मयोगी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिविल सर्वेंट के लिए एक तरह से उनका आउटपुट बढ़ाने के लिए और जनता उन्मुख का होकर काम करें, उसको लेकर मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था, जिस पर उनके काम को ट्रैक भी किया जाता है किस प्रकार से कौन काम कर रहा है। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की परिकल्पना करता है कि आने वाला समय जो है वो बदल रहा है। हमें ऐसे सिविल सर्वेंट चाहिए होंगे जो आने वाले समय के हिसाब से काम कर सकें, जिसको आजकल एक नया शब्द दिया था टेक्नोक्रैट। ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, उसी प्रकार से टेक्नोक्रैट, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, तकनीक का उपयोग करके सिविल सेवा में उपयोग करके अपना काम करने वाले लोग जो उनको टेक्नोक्रैट कहा है, जिनको तकनीक की समझ होती है। इसीलिए यूपीएससी पीटी में या बीपीएससी में आपको दिखेगा टेक्निकल चीज़ों से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकल रूप से साउंड लोग चाहिए जो समझ सकें इन चीज़ों को। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपने तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। यानी कि व्यक्तिगत रूप से पर्सनैलिटी के दृष्टिकोण से और संगठन के दृष्टिकोण से दोनों प्रकार से आपका क्या होना चाहिए, तो ग्रोथ होना चाहिए। यह पहल सीखने विकास के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी। NLW का उद्देश्य, नेशनल लर्निंग वीक का उद्देश्य एक सरकार का संदेश देना है जो सभी को राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ना और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है। सिविल सेवकों के लिए मुख्य रूप से है, जिसमें क्या है कि भविष्य के लिए हमें सिविल सेवकों को तैयार करना है, व्यक्तिगत तौर पर भी या संगठनात्मक तौर पर भी उनको हमें लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना है। इसी को लेकर ये लाया गया है। NLW व्यक्तिगत प्रतिभागियों और मंत्रालयों, विभागों, संगठनों द्वारा जुड़ाव के विभिन्न रूपों के माध्यम से सीखने के लिए समर्पित होगा। NLW के दौरान प्रत्येक कर्मयोगी, प्रत्येक सिविल सेवक
कर्मयोगी नाम दिया गया है। कर्मयोगी आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, कभी मदद के लिए फ़ोन करो। कर्मयोगी कम से कम 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। प्रतिभागी आई गॉट पर, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कर्मयोगियों को ट्रैक किया जाता है। कर्मयोगियों को व्यक्तिगत भूमिका आधारित मॉड्यूल, प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार और इन सब चीज़ों को लक्षित घंटा उनका आवर होता है कि आप यहाँ से कुछ सीखोगे ही, कुछ पढ़ोगे ही, और उसको ट्रैक भी किया जाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पीटी फैक्ट के तौर पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। यही आपसे पूछ लेगा कि नेशनल लर्निंग वीक किन से जुड़ा हुआ है, छात्रों से, सिविल सेवकों से, या फिर प्रोफेसरों से, या फिर रक्षा कर्मियों से। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA। यही आपके फ़ोन पर भी मैसेज आया होगा। अगर दिल्ली में रहते होंगे तो ज़रूर ही आया होगा, उससे बाहर का मुझे नहीं पता। नई दिल्ली भारत 15 से 24 अक्टूबर 2024 आयोजन हो रहा है इसका, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। इसका केवल पीटी फैक्ट देखेंगे, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इंडिया साइंस कांग्रेस भी होता है, एग्रीकल्चर कांग्रेस भी होता है। तो ये सब आपको याद रखना होता है, पीटी में पूछा जाता है। संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग के साथ साथ एआई का उपयोग तो करना है, लेकिन नैतिक रूप से अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पर आजकल एआई से जुड़े हुए पोस्टर आपको देखने को मिलते होंगे। उसमें तरह तरह के फैक्ट भी मैं देता हूँ, जिससे आपको याद हो सके पीटी के दृष्टिकोण से। देखा कीजिएगा, उसको सही रहता है वो, और आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको भी आ जाएगा, वो ज़रूर आना चाहिए। आजकल के समय में ये सब चीज़ें डिजिटल अनुप्रयोग के लिए वैश्विक नियामक ढांचे के विकास पर जोर दिया है कि हमें एआई का नैतिक रूप से उपयोग करना है। इसको लेकर पूरे विश्व को एकजुट होना चाहिए। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा किया जाता है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य का शासी सम्मेलन है। यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। क्या ये वार्षिक आयोजन होता है? 4 वर्षों में एक बार होता है। जो ITU मानकीकरण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है, इसका 4 वर्षों में आयोजन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। क्या नाम है इस सम्मेलन का? तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024, नई दिल्ली, 4 वर्षों में एक बार ITU के द्वारा। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर बोला है कि एआई का नैतिक रूप से उपयोग हमें करना पड़ेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 भी यहाँ पर आयोजित हुआ है। ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।